नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कल के इस इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज में हमने आपका जो बैंकिंग सेक्टर में सुधार हुए थे, ठीक है, उनको हमने देखा था। पर हमारा जो बैंकिंग सेक्टर के सुधार थे उनमें हमने जो मेन फोकस रखा था वो रखा था कि उससे संबंधित कौन कौन सी समितियाँ बनी हैं उन चीज़ों पर, ठीक है। जिसमें हमने जो प्रमुख रूप से देखा था, आपका बड़े स्तर पर अगर बात करें तो नरसिम्हन समिति, आपकी वर्मा समिति, दामोदरन समिति, गोईपुरिया समिति। इसके अलावा हमने हाल में जो समितियां बनी थी, उर्जित पटेल समिति, नचकेत मोर समिति, विमल जालान समिति, इनके क्या क्या सुझाव थे इसको हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम वापस से जो कंटिन्यू करेंगे वो रहेगा हमारा कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से सुधार हुए। पर बैंकिंग सेक्टर में ये जो सुधार हैं ये थोड़े डिफरेंट टाइप के सुधार रहेंगे, इनका समितिगत सुधार नहीं है, ठीक है। जिसमें आज हम 3 प्रमुख सुधारों को देखेंगे। पहला सुधार रहेगा हमारा बैंकिंग लोकपाल योजना, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना या बैंकिंग ओम्बुड्समैन जिसको बोला जाता है। लोकपाल को क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन बोलते हैं। कहाँ पे? यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। तो ओम्बुड्समैन जो स्थापित किए गए, हमने ऊपर जब हमने पिछले वीडियो में देखा था तो हमने पढ़ा था कि गोईपुरिया समिति ने एक सुझाव दिया था। वो क्या था कि बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की जाए। तो गोईपुरिया समिति के सुझावों को मानते हुए लोकपाल की स्थापना की गई, ठीक है, 1995 में। तो इस लोकपाल योजना को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और जो हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा कि इंद्रधनुष योजना क्या है, ठीक है। हमने कल इसको डिस्कस किया हुआ था कि बैंकिंग सेक्टर में बड़े स्तर पर सुधार करने के लिए इंद्रधनुष योजना चलाई गई है। 7 रंगों के आधार पर 7 प्रकार की योजनाएं चालू की गई हैं, ठीक है। इसको कल हमने बेसिक डिस्कस किया था, आज इसको हम डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा एक और जो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है बेसल मानक, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रयास किए गए मतलब सभी देशों के लिए कॉमन एजेंडा तय किया गया बैंकिंग सेक्टर में सुधार हेतु। तो वो चीज़ क्या है, बेसल मानक क्या है, उस चीज़ को भी हम आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं आज का वीडियो, साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है बैंकिंग लोकपाल योजना या ओम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है। ओम्बुड्समैन स्कीम क्या होता है इसको समझते हैं। तो बैंकों में ग्राहकों को होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु और बैंकों को अधिक ग्राहकोन्मुख बनाने हेतु क्या किया गया, रिजर्व बैंक द्वारा 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई या बैंकिंग लोकपाल योजना को प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पे समझिए, इसके 2 उद्देश्य थे स्थापित करने के, ठीक है। ग्राहकों को होने वाली समस्याओं का क्या करना है, समाधान करना है, और बैंकों को और अधिक ग्राहकोन्मुख बनाना है। ग्राहकोन्मुख बनाने का मतलब क्या होता है कि जो ग्राहक है, जो बैंक का एक तरीके से लाभार्थी है, ग्राहक है, वहाँ पे जुड़ा हुआ है कस्टमर, उसको अधिक से अधिक क्या प्राप्त हो, सुविधाजनक सेवाएं प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। बैंकों को इस प्रकार से क्या किया जाना चाहिए, स्ट्रक्चराइज किया जाना चाहिए, उसको बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, लोकपाल के माध्यम से होगा, ठीक है। अब लोकपाल क्या है, इसको ये सिंपल से लोकपाल वही उसी प्रकार की प्रक्रिया है जो हमारे देश में लोकपाल स्थापित किया गया है प्रशासनिक और राजनीतिक प्रक्रिया में सुधार के लिए, ठीक है। अभी 2019 में हमारे देश में लोकपाल की स्थापना की गई, ठीक है। जो अन्ना हजारे जी के आंदोलन के टाइम से प्रक्रिया चालू हुई थी, उस प्रक्रिया को फाइनली 2019 में क्या किया गया, पूर्ण किया गया, ठीक है। तो पिनाकी चंद्र घोष क्या बने, हमारे देश के पहले लोकपाल बने, ठीक है। तो उनका भी काम क्या है कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो समस्याएं विद्यमान हैं, जो भ्रष्टाचार विद्यमान है, उसको क्या करना है, कर्ब करना है, उसको क्या करना है, रोकना है, ठीक है। और कुछ ना कुछ क्या करते रहना है, उसमें प्रक्रिया में अपना भागीदारी देते रहना है। वही काम क्या है, बैंकिंग लोकपाल का है। बस इसका काम क्या है, एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर का, वित्तीय बाजार का है। उस वाले लोकपाल का काम क्या है, जो देश में स्थापित लोकपाल है, कि पूरे देश में राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में जो समस्याएं विद्यमान है उसको कर्व करेगा, ठीक है। इसका काम क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में जो समस्याएं विद्यमान है उनको कर्व करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, यह योजना रिजर्व बैंक के अंतर्गत संचालित होती है। हमने देखा कि ये किसने स्थापित किया था, रिजर्व बैंक ने स्थापित किया था 95 में। तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा ही क्या होगी, संचालित होगी। विवादों को शीघ्र तथा कम खर्च में निपटाने की कानूनी शक्तियों के साथ यह क्या है, स्वतंत्र संस्था है। इस संस्था द्वारा, बैंकिंग लोकपाल द्वारा स्वतंत्र रूप से, बिना किसी एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, व्यवधान के, बिना किसी बाहरी व्यवधान के निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, तो ग्राहकों का कम समय में कोई भी समस्या अगर होती है तो कम समय में कम खर्चे के साथ क्या हो जाता है, उनका समाधान हो जाता है समस्या का, ठीक है। इस पूरी व्यवस्था के तहत टोटल 15 बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल
क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं पूरे देश में। ठीक है, अब यदि किसी ग्राहक को क्या होता है, बैंकिंग सेवाओं में कोई त्रुटि मिलती है, वायदे के अनुरूप अगर सेवा प्राप्त नहीं होती है, तो अपनी शिकायत किसको कर सकता है, बैंकिंग लोकपाल को कर सकता है। अगर कोई ग्राहक जिसको बैंक द्वारा कोई वादा किया गया है कि आपको ये सेवाएं इस डेट पर इस समय पर मिलेंगी, अगर उस प्रक्रिया का पालन नहीं होता है, किए गए वादे का पालन नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप बैंकिंग लोकपाल के पास किस किस प्रकार की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास कितने प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। तो पहला है कि बैंकों के प्रतिनिधि द्वारा सीधे बेची गई सुविधाओं सहित वायदे के अनुरूप सेवाएं प्राप्त न होने पर, मान लो अगर आप किसी बैंक के ग्राहक हैं, एसबीआई के ग्राहक है, एसबीआई के जिस ब्रांच के आप ग्राहक है, बैंक मैनेजर द्वारा या किसी कर्मचारी द्वारा आपको कुछ वादा किया जाता है, ठीक है, कि आपको फला फला इस सेवा का लाभ प्राप्त होगा, इस प्रकार से लाभ प्राप्त होगा, इतने समय में लाभ प्राप्त होगा। अगर वो लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है, किए गए वादे के अनुरूप अगर आपको सेवा प्राप्त नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी बैंक द्वारा अपनाए गए उचित व्यवहार कोड का पालन न करने वाली शिकायतें, चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि का भुगतान न करना, अथवा चेकों के भुगतान अथवा कलेक्शन में क्या करना, अनुचित देरी। सिंपल सा पॉइंट ये है कि बैंक के द्वारा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक व्यवहारिक कोड होता है, प्रक्रिया होती है, उसका अगर पालन नहीं किया जाता, जैसे अगर मान लो आप कोई वहां चेक जाके जमा करते हैं और चेक का कैश होने का टाइम पीरियड अगर फिक्स है कि 24 घंटे में काम हो ही जाएगा, अगर वो काम नहीं होता है, उसमें प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा विलंब होता है, तो आप इस चीज़ की शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनके आधार पर भी अगर आप सेवाएं उस अनुरूप नहीं मिलती हैं, तो शिकायत कर सकते हैं। अगला है अन्य पार्टियों द्वारा हस्तांतरित धन का भुगतान न करना या देर से भुगतान करना। ठीक है, अगर कोई पार्टी क्या करती है, आप मान लो जो एक्स पार्टी है, मैं क्या है, मैं वाई पार्टी हूँ, ठीक है, तो आप एक्स पार्टी के तौर पर मुझे कुछ धन हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, वो धन हस्तांतरण जो होगा, बीच में मीडिएटर जो है बैंक है, उसके माध्यम से मुझ तक पहुंचेगा। ठीक है, जैसे आप मुझे कुछ पैसा हस्तांतरित कर रहे हैं, तो वो पैसा बैंक के माध्यम से मुझ तक पहुंचेगा, पर अगर उस समय पे क्या होता है, वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो आप इससे संबंधित कोई शिकायत अगर है, तो वो आप बैंकिंग लोकपाल को कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा पे ऑर्डर जारी ना करना अथवा देर से जारी करना। ठीक है, अगर आपके ड्राफ्ट वगैरह देर से जारी होते हैं तो शिकायत कर सकते हैं। निर्धारित कार्यों का समय में पालन ना किए जाना, इस प्रक्रिया में भी आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को बिना पूर्व सूचना दिए बैंक प्रभार लगाना व वसूलना, भारत में खाताधारी एनआरआई की विदेशों से हस्तांतरित धन जमाओं तथा बैंकिंग से संबंधित अन्य शिकायतें। ठीक है, अब ये पॉइंट समझो, ग्राहक अगर कोई है, उस ग्राहक से क्या करते हैं बैंक लोग, कुछ ना कुछ क्या, बैंक वाले क्या ना कुछ वो वसूलते रहते हैं, सर्विस चार्जेस वसूलते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्विस चार्ज हैं, अगर ये सर्विस चार्ज अवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से, अनुचित तरीके से अगर वसूला जा रहा है, गलत तरीके से बैंक प्रभार लगाया जा रहा है, तो आप उस चीज़ की शिकायत इनके पास कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनआरआई होते हैं, उन एनआरआई लोगों का क्या रहता है काम, कि वो कुछ ना कुछ धन हस्तांतरित करते हैं बाहर से अपने क्या बोलते हैं, गृह देश में क्या करेंगे, धन हस्तांतरित करेंगे अपने परिवारजनों के लिए, या फिर कई बार क्या होता है, परिवारजन उनके खाते में क्या करेंगे, धन हस्तांतरित करेंगे। तो अगर इस प्रक्रिया में कुछ व्यवधान उत्पन्न किया जाता है बैंकों द्वारा, तो आप उसकी शिकायत यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन से संबंधित कोई शिकायत, अगर आपकी पेंशन आदि नहीं आती है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई शिकायत है, बैंकों द्वारा रिकवरी एजेंट की नियुक्ति में अगर कोई मानक निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, जो रिकवरी एजेंट आते हैं, अगर वो रिकवरी एजेंट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप इससे संबंधित शिकायत वहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य सेवा शर्तें, जिसमें बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन होता है। अन्य सेवा शर्तें मतलब देखो, बैंक द्वारा जो भी काम किया जाता है, बैंकों द्वारा जो भी काम किया जाता है, वो एक नियम प्रक्रिया के तहत काम होगा। नियम पुस्तिका होती है, नियमबद्ध होते हैं सभी चीज़ें। ठीक है, वो नियम कौन बनाता है, सामान्य तौर पर एक जनरलाइज वे में बात करें बड़े स्तर पर, तो आरबीआई बनाता है। कुछ छोटे छोटे नियम बैंकों द्वारा अपने स्तर पर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, पर ये सभी चीजें क्या होती हैं, पुस्तिकाबद्ध होती हैं। तो अगर इनके तहत, इन दिशा निर्देशों के तहत, मानदंडों के तहत कार्य नहीं होता है, तो आप इस चीज की शिकायत कहां कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर एक्शन लिया जाता है, काम होता है। ये क्या है, एक व्यवहारिक तौर पर देखा हुआ काम है। ठीक है, हमने अपने स्तर पर इसको अपना आजमाया हुआ है। ठीक है, तो काम होता है इसमें।
तो ये क्या था, आपका पूरा बैंकिंग लोकपाल था जिसको हमने अच्छे से समझा। अब देखते हैं एक दूसरा सुधार, वो है आपका इंद्रधनुष योजना। ठीक है, तो 2016-17 में जब ये नई सरकार आई तो इनके द्वारा पूरा बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए एक बड़े स्तर पर एक योजना चालू की गई। ठीक है, इस योजना को क्या बोला गया, इंद्रधनुष योजना। अब ये जो इंद्रधनुष योजना है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होने का मतलब क्या है कि आपको एक इंद्रधनुष योजना कहाँ मिलेगी, जब आप स्वास्थ्य आदि पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे स्वास्थ्य योजना जो चलती है, स्वास्थ्य योजना में जो इंद्रधनुष योजना चलती है, उस इंद्रधनुष योजना का उस इंद्रधनुष योजना का संबंध किस चीज से है, आपके टीकाकरण से है। ठीक है, टीकाकरण का सार्वभौमिकरण करने से है। उसके तहत 12 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। उसके तो अलग अलग क्या चल रहे हैं, फेजेस चल रहे हैं। अभी शायद तक इंद्रधनुष 2.0 चल रहा है शायद तक। ठीक है, तो आपको उस इंद्रधनुष योजना और इस इंद्रधनुष योजना में क्या रखना है, एक अंतर बना करके रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर की इंद्रधनुष योजना में, तो चूंकि इंद्रधनुष में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, 7 रंग, बैजा नीह पी नाला। ठीक है, तो उन्हीं 7 रंगों के आधार पर क्या किया गया है, 7 सूत्री योजना बनाई गई है इस इंद्रधनुष योजना के तहत। इंद्रधनुष योजना के तहत 7 सब योजनाएं तैयार की गई हैं। ये सब योजनाएं क्या हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, इसके तहत बाकायदा सरकार ने क्या किया है, काम किया है। तो पहला आता है आपका पूंजीकरण करना। सबसे पहले समझते हैं हम पूंजीकरण करना। तो देखो, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहा था। हमारा बैंकिंग सेक्टर नुकसान में क्यों जा रहा था, उसका एक सर्वप्रथम जो प्रमुख कारण है वो क्या है, एनपीए की समस्या। किस चीज की समस्या, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती हैं, तो परिभाषा के अनुसार अगर आप जाएंगे तो ऐसी कोई भी परिसंपत्ति, ऐसा कोई भी ऋण, ऐसा कोई भी लोन जिस पर पिछले 90 दिनों में, कितने, जिस पर पिछले 90 दिनों में ना तो ब्याज आया है किसी प्रकार का, ना ही कोई मूलधन लौट करके आया है, तो बैंकों द्वारा ऐसी परिसंपत्ति को क्या डिक्लेयर किया जाता है, एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। तो बैंक क्या हुए, एनपीए की वजह से बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे हैं, बैंकों की स्थिति खराब हो रही है, वित्तीय नुकसान हो रहा है। तो सरकारों ने क्या किया, बैंकिंग व्यवस्था को क्या करने के लिए, एक तरीके से पुशअप देने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था को एक तरीके से सही मार्ग पर लाने के लिए, वित्तीय मार्ग की बात कर रहे हैं हम, तो सही मार्ग पर, सही राह पर लाने के लिए उन्होंने क्या बोला कि हम बैंकों में कुछ पैसा क्या करेंगे, इन्फ्लक्स करेंगे। ठीक है, वहां पे बैंकों में पैसा क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रवाहित करेंगे, देंगे। वो पैसा कितना होगा, तो सरकार ने बाकायदा बताया कि 72,000 करोड़ रुपए, कितने, 72,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा यहाँ पे क्या किए जाएंगे, फ्लक्स किए जाएंगे पैसे। सरकार द्वारा बाकायदा ये पैसे क्या किए गए, दिए गए हैं। 72,000 करोड़ रुपए एक साथ नहीं दिए गए, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग एक तरीके से क्या बोलना चाहिए इसको, अमाउंट्स में दिया गया इसको। ठीक है, दूसरा आता है सशक्तिकरण करना। अब देखो, सशक्तिकरण करना मतलब क्या है कि बैंकों का सशक्तिकरण करना। बैंकों का सशक्तिकरण कैसे करेंगे आप, तो उनको कुछ अधिक स्वायत्तता देंगे। ठीक है, अधिक स्वायत्तता का मतलब क्या होता है कि बैंकों को ब्याज दर निर्धारण की थोड़ा सख्ती दे दीजिए, उनको लोन वितरण का, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का जो काम होता है उसमें छूट दे दीजिए। तो इस प्रकार से उनका क्या करना है, हमको सशक्तिकरण करना है। तो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, नियुक्तियों। अब नियुक्तियों में क्या काम किया गया, देखो, तो नियुक्तियों में क्या होता है एग्जैक्टली कि बैंकों में 2 प्रकार की नियुक्तियां होती हैं। इस चीज को समझो, बैंकों में 2 प्रकार की नियुक्तियां होती हैं। पहला क्या होता है, बैंकों में नियुक्तियां किस प्रकार की, तो जो अपर लेवल पे एक तरीके से जो क्या बोलना चाहिए आपका 5th सेक्टर जो होता है, ठीक है, वहां पे जो लोग होते हैं, 5th सेक्टर का मतलब समझो आप। पहले हमारी इकोनॉमी में सामान्य तौर पर जो हम सेक्टर्स डिवाइड करते हैं, क्षेत्र डिवाइड करते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी, जिसमें कृषि आ जाता है। सेकेंडरी आपका, जिसमें उद्योग आ जाता है। टर्सरी, जिसमें आपका सेवा क्षेत्र आ जाता है। ये हम सामान्य तौर पर पढ़ते रहते हैं। इसमें 2 और सेक्टर होते हैं, टर्सरी और 5वां सेक्टर आ जाता है। चौथा सेक्टर और 5वां सेक्टर। जो चौथा सेक्टर होता है, इसमें क्या, कौन से लोग जोड़े जाते हैं सामान्य तौर पर, जो क्या होते हैं एक तरीके से आपके जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होते हैं, बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, इन लोगों को जोड़ा जाता है यहाँ पर। ठीक है, चौथे सेक्टर में किनको रखा जाता है, बौद्धिक कामों करने वाले लोगों को रखा जाता है। और 5वां सेक्टर जो होता है, उसमें किनको रखा जाता है, आपके जो उच्च निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, सरकार के लोग, बड़ी कंपनियों के बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, उनको रखा जाता है। ठीक है, तो बैंकों में जो नियुक्तियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक 5वें सेक्टर वाली नियुक्तियां, जो बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति हो रही है, अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही, सीईओ की नियुक्ति हो रही, ये। और दूसरी नियुक्ति कौन सी होती है, जो निचले कर्मचारियों की नियुक्ति होती है।
तो इंद्रधनुष योजना के तहत क्या प्लान बनाया गया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। इस नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए उन्होंने क्या बोला कि आप जो अपर लेवल के पद हैं, सीईओ का पद, अध्यक्ष का, चेयरमैन का पद हो गया, ठीक है, बोर्ड मेंबर्स के पद हो गए, इनकी नियुक्ति के लिए आप क्या कीजिए, एक क्या किसका गठन कीजिए, बीबीए का गठन कीजिए, ट्रिपल बी का, सॉरी है ना, ट्रिपल बी का गठन कीजिए, मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो, किसका गठन कीजिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन कीजिए। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करेगा, सीईओ, बोर्ड मेंबर्स, चेयरमैन, इन सब की नियुक्ति का काम देखेगा। और निचले लेवल्स की जो नियुक्तियां हैं उनके लिए एक अलग संस्था का गठन कीजिए। उस संस्था को क्या बोला गया, आईबीपीएस। आप लोग देखते होंगे, लोग आईबीपीएस का एग्जाम देते हैं बैंकिंग सेक्टर में भर्ती होने के लिए, ठीक है। तो आईबीपीएस की नामक एक नई संस्था का गठन किया गया। ये आईबीपीएस संस्था क्या दायित्व दिया गया कि आप उसमें बैंकिंग सेक्टर में जो भर्तियां होती है निचले लेवल की, उन सब भर्तियों को आप क्या करेंगे, एक तरीके से संचालित करेंगे, पूरी प्रक्रिया को आप नियंत्रित करेंगे। इस प्रकार से नियुक्तियों में सुधार किया गया। इसके अलावा आप जवाबदेहिता की योजना बनाना, इंद्रधनुष योजना के तहत जो चौथी योजना थी वो क्या थी, जवाबदेहिता की योजना बनाना। अब ये जवाबदेहिता की योजना क्या होती है, तो लोगों की, बैंकों की क्या करना है हमको, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी, उनकी, बैंकों की। तो सदैव याद रखिए, बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दो लोगों के प्रति हो सकती है। पहला जो सबसे प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी उनके ग्राहक के प्रति। किसके प्रति, उनके ग्राहक के प्रति। और दूसरा केंद्रीय बैंक जिसके तहत वो संचालित होते हैं उसके प्रति, ठीक है। जैसे सरकारें होती है और प्रशासन होता है, तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसके प्रति होती है, नागरिक के प्रति होती है, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति होती है, नागरिक के प्रति। वैसे ही बैंकों की जिम्मेदारी किसके प्रति होगी, जवाबदेहिता उसके ग्राहकों के प्रति, ठीक है। पांचवा जो काम किया गया बैंक बोर्ड ब्यूरो का, जस्ट हमने देखा नियुक्ति में क्या होता है, महत्व होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो का, ठीक है। इसके अलावा क्या करना, प्रशासनिक सुधार करना। वहां की जो इंटरनल व्यवस्थाएं हैं, मैनेजमेंट की जो समस्या जाती है, उस चीज में क्या करना है, आपको सुधार करना है। इस प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के तहत जो सबसे प्रमुख काम किया गया वो क्या किया गया, तो सीईओ और चेयरमैन के पद को क्या करना, सेपरेट करना, ठीक है। सीईओ और चेयरमैन के पद को क्या किया जाना, सेपरेट किया। पहले एक ही व्यक्ति क्या होता था, दोनों पदों को संभाल लेता था, बाद में इस व्यवस्था को क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके इंद्रधनुष योजना के तहत 6 काम हो गए। अगला जो 7वां काम आता है वो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क्या करना, दबाव डालना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाव डालना। अब ये कैसे काम होगा, तो इंद्रधनुष नाम की इस रणनीति का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, फंसे हुए ऋण मतलब कि एनपीए की मात्रा कम करना और बैंकों के प्रदर्शन में क्या करना था, सुधार करना था। यही इसका तो उद्देश्य था, हमने ऊपर डिस्कस किया। सरकार सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों के लिए शेयर विकल्प लाने के विषय में विचार कर रही है ताकि उनको बैंकों के प्रबंधन में क्या बनाया जा सके, सहभागी बनाया जा सके, ठीक है। इंद्रधनुष के अंतर्गत नियुक्तियों को क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। हमने देखा कि नियुक्तियों को क्या किया गया, ठीक किया गया है। इसके अलावा सरकारी बैंकों के प्रमुख नियुक्त करने आदि के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की जाएगी, वो भी हमने देखा। पुनः पूंजीकरण के उपाय किए जाएंगे, पहला पॉइंट था हमारा। और एनपीए का भार कम करने में सहायता की जाएगी, जिससे अधिक ऋण देकर आर्थिक वृद्धि तीव्र करने का सरकार का उद्देश्य पूरा होगा। तो ये सभी क्या था, आपका इंद्रधनुष योजना के तहत निर्धारित किए गए उद्देश्य थे। अब इंद्रधनुष योजना के बाद अगला आता है आपका बेसल मानक। बेसल मानक क्या होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो बेसल सबसे पहले समझो क्या है, तो बेसल सिंपल सा एक क्या है, शहर है। बेसल क्या है, शहर है। कहाँ है ये, स्विट्जरलैंड में है। क्योंकि ये बैठक, इससे संबंधित जो नियम थे, बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था में सुधार संबंधित जो नियम बनाए गए वो आपके कहाँ बनाए गए, बेसल शहर में बनाए गए। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, बेसल मानक बोला जाता है, ठीक है। तो बेसल मानक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिससे वैश्विक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए क्या किया गया है, शुरू किया गया है। मतलब एक बड़े स्तर पर, अगर हम देखो, जब हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में सुधार की, तो हम अपने स्तर बात कर रहे होते हैं। एक क्या है, हमारे देश में उस व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए, ठीक है। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो किस चीज की बात की जा रही है, कि लार्जर पिक्चर की बात की जा रही है कि एक वैश्विक स्तर पर कैसे इस प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या किया गया फिर, तो 1980 में स्विट्जरलैंड में क्या किया गया, ये व्यवस्था को अपनाया गया। इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है, बेसल नाम से, ठीक है। अब देखते हैं इसमें उद्देश्य क्या थे।
तो इसके उद्देश्यों में जो पहला उद्देश्य था वो है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र को मजबूत करना। देखो, हम जब राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग सेक्टर में सुधार की बात करते हैं, जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया इंद्रधनुष योजना के बारे में, तो इंद्रधनुष योजना के अलग अलग उद्देश्य देखे हमने, उसमें अलग अलग योजनाएं देखी, पर अगर उसका कलेक्टिव रूप से अगर हम बात करें, इंद्रधनुष योजना का कलेक्टिव रूप से अगर हम उद्देश्य देखें, लक्ष्य देखें, तो सिर्फ एक ही उद्देश्य निकल के आएगा कि हमको क्या करना है, बैंकिंग तंत्र को मजबूत करना है हमारे। तो बेसल मानक भी वही काम कर रहा है, बस ये काम किस स्तर पर हो रहा है, वैश्विक स्तर पर हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय पूंजी मानकों पर एक तरह के झुकाव को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय पूंजी मानकों पर एक तरह का झुकाव को प्रोत्साहित करने का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इस व्यवस्था में क्या होना चाहिए, एक लोचता आनी चाहिए, मृदुता आनी चाहिए। ठीक है, व्यवस्था में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इसके अलावा दुनिया भर के देशों के बीच प्रतिस्पर्धी विषमता को क्या करना है, हटाना है। अब देशों के मध्य क्या चल रहा है, एक तरीके से बैंकिंग व्यवस्था में तो सुधार कर रहे हैं, पर उस बैंकिंग व्यवस्था में सुधार का एक आयाम यह है कि हम हमारे बैंकों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएं। और ये जो पहचान स्थापित होगी, कैसे स्थापित होगी, दूसरे देशों के बड़े बैंकों से प्रतिस्पर्धा करके स्थापित होगी। अगर आज भारत को अपने एसबीआई बैंक को क्या करना है, वैश्विक स्तर की पहचान दिलानी है, वैश्विक स्तर पर उसका क्या करना है, प्रोपेगेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाइनीज बैंक को अमेरिकन बैंक को क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा। चाहे हांगकांग संघाई बैंक हो, एचएसबी बैंक जिसके बोलते हैं, चाहे सिटी बैंक हो आपका, अमेरिका का सिटी बैंक जो है। ठीक है, तो इन सभी बैंकों से आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। तो बेसल मानक का उद्देश्य क्या है कि इस प्रतिस्पर्धी की भावना जो है इसको क्या किया जाए, कर्व किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है। अभी जो बेसल मानक थे, इनमें सुधार के लिए 3 बेसल मानक अभी तक क्या किए गए, अपनाए गए। ठीक है। बेसल मानकों में जो पहला बेसल मानक 1980 में अपनाया गया, वो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिम पर केंद्रित था। मतलब बैंकों और पूरी वित्तीय व्यवस्था को एक तरीके से जो जोखिम बना हुआ है, पैसा डूबने का जोखिम होता है, पैसा ना आने का, बैंकिंग व्यवस्था सुचारू रूप से न चल पाने का, ये जो जोखिम बना हुआ है, इस व्यवस्था को क्या, इस समस्या को क्या किया जाए, कहीं ना कहीं एक तरीके से नियंत्रित किया जाए। जो बेसल मानक 2 आए वो 2004 में आए। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने का था। बेसल मानक 2 का उद्देश्य क्या था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से क्या करना, हमको निपटना है। और फिर आते हैं 2010 में बेसल मानक 3। तो ये बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात का क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। इसके अंतर्गत जोखिम कम करने के लिए बैंकों को ज्यादा पूंजी क्या होती है, रखनी होती है। ठीक है। तो ये क्या थे, पूरे बेसल मानक थे। इसमें क्या है कि भारत में क्या हुआ, भारत में बेसल मानक का अनुपालन पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है। भारत क्या है, इस बेसल मानकों का क्या है, सिग्नेटरी है। सिग्नेटरी मतलब क्या है, हस्ताक्षर करता है। भारत ने इन बेसल मानकों क्या हुआ है, अपनाया हुआ है। तो उनको लागू करने के लिए भारत में क्या किया जा रहा है, लगातार बैंकिंग सेक्टर में सुधार होते जा रहे हैं। और भारत इनके तहत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को, बेसल 1, 2 और 3 के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्यों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ कठोर कदम उठा रहा है और पूरी प्रतिबद्धता से उनका क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत भारत में कार्यरत सभी बैंकों ने बेसल मानकों का अनुपालन किया हुआ है। सिंपल सी बात है। बेसल 3 मानक भारत में 2013 से लागू किए गए हैं, जो 2018 तक क्या कर लिए जाएंगे, पूर्ण कर लिए जाएंगे। ठीक है, 2018 तक में क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। और बेसल मानक के मतलब ये क्या हो चुके हैं, एक तरीके से लागू किए जा चुके हैं। और बेसल मानक के अनुसार भारत सरकार ने बैंक के पूंजी आधार में वृद्धि हेतु समय समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी प्रारंभ कर दिया है। ठीक है। तो सरकार इसके तहत क्या कर रही है, पूंजीकरण कर रही है। ठीक है। तो ये क्या था दोस्तों आपका आज का पूरा लेक्चर था, जिसमें हमने बेसल मानक क्या होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उनका रिफॉर्म का क्या योगदान है उसको देखा हमने। इंद्रधनुष योजना क्या होती है, वो बैंकिंग सेक्टर में कैसे सुधार कर रही है उसको देखा हमने। और तीसरा हमने जो देखा था वो था आपका बैंकिंग लोकपाल योजना क्या होती है, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम क्या होती है, उसके बारे में जाना। और वो बैंकिंग सेक्टर में सुधार हेतु क्या योगदान दे रही है, इस चीज़ को भी हमने समझा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।